नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कांग्रेस पार्टी की 2 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, बहुत अहम रहा पार्टी के लिए। और पार्टी ने इसको गुजरात में रखा, वो भी बहुत अहम रहा। और क्यों रखा उसकी चर्चा हम ऑलरेडी अपने इस चैनल में कर चुके हैं। कई सारे कारण उसके रहे। उनमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि पार्टी ने एक बड़े चैलेंज के रूप में गुजरात को लिया है। आने वाले दिनों में 2027 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछला विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी है और अब तक का उसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। महज 17 सीटें जीती और 17 में भी 5 विधायक बाद में छोड़ गए, जो पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी के साथ अक्सर देखने में आया है। और लेकिन लोकसभा चुनाव में उसको सफलता हासिल हुई। अभी तक पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट गुजरात से नहीं जीत रही थी, लेकिन इस बार उसने लोकसभा की एक सीट जीती है। और इस बार में लोकसभा का में प्रदर्शन भी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बेहतर रहा है। किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से घेरना है, क्या रणनीति बनानी है, ईवीएम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं उसको लेकर, इसके अलावा चुनाव आयोग को लेकर, वक्फ कानून को लेकर, बहुत सारे मुद्दों पर और कई सारे प्रस्ताव पारित हुए। लेकिन एक चीज़ की चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण रही और जिसकी वजह से यहाँ पर ये अधिवेशन रखा भी गया, वो है पिछले करीब 1 महीने पहले राहुल गांधी ने इसी गुजरात में उस बात का जिक्र किया था। वो मुद्दा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी जबरदस्त तरीके से छाया रहा। वो मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल कौन है। स्लीपर सेल का मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो हैं तो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन काम वो दूसरी पार्टी के लिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। यही बात राहुल गांधी ने करीब 1 महीने पहले गुजरात में एक सभा में कही थी। और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा था कि ऐसे लोग हैं जो हैं तो हमारी पार्टी में, लेकिन काम वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अगर हमें निकालना हो, उनको पहचान कर उनको निकालने का काम करना चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50 लोग ऐसे निकल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पार्टी के भीतर रहकर घुन की तरह से काम करते हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये स्लीपर सेल है कौन, इन स्लीपर सेल्स की पहचान कैसे की जाएगी। और ये स्लीपर सेल जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में दूसरी पार्टियों के लिए भी काम करने वाले कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्लीपर सेल ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज से नहीं, आज तो इंडिया गठबंधन में एक तरह से वो सहयोगी हैं, लेकिन काफ़ी पहले से ही ऐसा होता आ रहा है। पिछले करीब 20 साल 25 साल से कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की मदद से अपनी सीट जीत लेते हैं और दूसरी जगहों पर वो कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हार जाए, उनकी अपनी सीट जीत जाए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मदद करने वाले, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाले तो हैं ही, आरजेडी को मदद करने वाले भले हो इंडिया गठबंधन में है। क्योंकि इन पार्टियों की जब सरकारें रही हैं तो इन लोगों ने उनसे मदद ली है, उनसे उपकृत हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन स्लीपर सेल्स की पहचान कैसे की जाए। और आप देखिए कई बड़े नेता ऐसे रहे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और, इतनी चर्चा के बावजूद इसमें जो प्रस्ताव पेश किया गया, जो न्यायपथ का प्रस्ताव है, जो कि इसका एजेंडा था मुख्य, वो प्रस्ताव पेश किया सचिन पायलट ने, उसका अनुमोदन किया शशि थरूर ने, उसके बाद फिर वो ध्वनिमत से पारित हुआ। सचिन पायलट जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार उनकी बगावत की खबरें आ रही थी। हालांकि उन्होंने बगावत की नहीं, लेकिन एक बार तो स्थिति आई कि उनके साथ तमाम विधायक बैठे हुए हैं दिल्ली में। हालांकि उस चीज़ को मैनेज किया गया और सचिन पायलट ने भी खुलकर ना तो उस तरह का कोई बयान दिया, और उसके बाद जब पार्टी के नेताओं ने उनको समझा दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि दोबारा सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने काम किया। दूसरी ओर शशि थरूर पिछले कुछ समय से जिस तरह से वो अपनी पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भी स्लीपर सेल हैं, लेकिन इस तरह के नेताओं को जिन्होंने ये संकेत दिया है कि वो दूसरी पार्टियों की तरफ जा सकते हैं, वही महत्वपूर्ण प्रस्ताव का अगर उसको पेश कर रहे हो और उसका अनुमोदन कर रहे हो, तो ये भी कहीं न कहीं पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, समर्पित नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कटकेगी। खैर, ये पार्टी की अपनी रणनीति है, लेकिन एक बात और भी है कि इन स्लीपर सेल्स की पहचान कैसे की जाएगी। तो उसी अधिवेशन में एक उत्तर प्रदेश के नेता है, कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, आलोक मिश्रा। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, कहीं पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में है, उसी के घर का उसका कोई पिता है, उसका कोई भाई है, उसकी कोई पत्नी है, वो समाजवादी पार्टी में है या वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो सत्तारूढ़ पार्टी में जो उसका रिश्तेदार बैठा हुआ है और वो कांग्रेस में रहकर वो कांग्रेस की मदद कर रहा होगा, कांग्रेस को आगे बढ़ा रहा होगा। और ऐसे कई जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा इसको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए उनके सामने ये बातें कही। तो है क्या कि इन स्लीपर सेल्स की पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको ये पता था कांग्रेस पार्टी में पिछले 10 साल में, वैसे पहले भी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता रहे, लेकिन पिछले 10 साल में पार्टी के जिन नेताओं को बड़ी अहमियत दी गई, बड़े बड़े पद दिए गए, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की जब सरकार थी तो वो मिनिस्टर रहे, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनको मिले रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता से वो बाहर होती है या फिर सत्ता में उनके अलावा किसी दूसरे को कुछ देने की कोशिश की जाती है, सत्ता जाने के बाद भी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उनके भाई को तमाम विरोधों के बावजूद बिना किसी पहले के राजनीतिक अनुभव के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। पार्टी में बड़ा विरोध हुआ, फिर भी बना दिया। और जैसे ही विवादों में, भ्रष्टाचार में और घोटाले में नाम आया, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, अगले तुरंत ही उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। और दिलचस्प बात यह है कि ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि सबको बड़े बड़े पद तुरंत दे दिए गए, वो आज भी किस स्थिति में बने हुए हैं किसी को पता भी नहीं होगा। और वो है क्या, वो बड़े अभिमान के साथ दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है, पन्ना प्रमुख की, माफ कीजिएगा, पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दे रखी है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया एक राज्य का, जिस राज्य में वो वहाँ के मूल निवासी भले थे लेकिन कभी वहाँ जाते आते नहीं थे। तमाम उस पार्टी के वहाँ के स्थानीय नेताओं ने भी विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ इनको, तो ये खुद रीता बहुगुणा जोशी कई पार्टियों से होते हुए भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी में आई थी, फिर भारतीय जनता में पार्टी में चली गई, और इनको जब टिकट नहीं मिल रहा था, इनके बेटे को नहीं मिल रहा था, तो ये समाजवादी पार्टी में जाने को तैयार बैठी हुई थी। या तो ये सारी चीजें क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई देती? और एक बार अगर गलती हो गई तो आप बार बार क्यों करते हैं? तो कितने प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप देख लीजिए, और एस एम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, पार्टी छोड़कर चले जाते हैं बीजेपी में। तो कई सारे हैं, गुलाम नबी आज़ाद को आप देख लीजिए, क्या उनको पार्टी ने नहीं दिया, किसको? तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए, लेकिन एक बात और भी है कि इनकी बहुत आप पहचान कर लेंगे, लेकिन जिसकी फितरत ये है कि वो आपसे फ़ायदा लेगा, और जब फ़ायदा देने की स्थिति में कोई दूसरी पार्टी होगी वो उसके पास चला जाएगा, तो ऐसे लोगों को आप बहुत रोक नहीं सकते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी कि अगर ऐसे लोग जाना चाहें तो बड़े शौक से चले जाएं, क्योंकि तब पार्टी में वही लोग बचेंगे जो निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे। लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी एक नज़ीर पेश कर सकती है उनके सामने, उनको ये उनकी हैसियत बता सकती है, ये काम करके कि कम से कम जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बहुत सारे, बहुत दिनों से वो लगे हुए हैं, उनको भी अहमियत देना शुरू करें। ऐसा नहीं कि 40 साल 50 साल तक कोई पार्टी में महत्वपूर्ण बना हुआ है, उसके बाद उनकी लिगेसी चली आ रही है
और जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उसी तरीके से बने रहे। तो यहाँ पर एक सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार करनी होगी, और जब तक वो नहीं तैयार होगी तब तक मजबूत कर पाना पार्टी को बड़ा मुश्किल होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे नेता अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने तमाम झंझावातों के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ी है। कई राज्यों में ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तो इस तरह के नेताओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन ढुलमुल रवैया तमाम नेताओं का जो होता है, हरियाणा के चुनाव में हम लोगों ने कैसा देखा। ऐसे नेताओं को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो। कैसे सबक सिखाया जाएगा ये पार्टी तय करेगी, उसको तय करना भी चाहिए। लेकिन स्लीपर सेल की पहचान करना, स्लीपर सेल के लोगों को पहचान करके उनको रास्ता दिखाना कि हम आपको पहचान गए, कैसे करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो स्लीपर सेल नहीं है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा, और ये न केवल महीने भर पहले राहुल गांधी ने उठाया, फिर उन्होंने उसकी बात की, बल्कि पार्टी के भीतर भी इसको लेकर अब एक बड़ा विमर्श चल रहा है। लेकिन ये विमर्श किसी परिणति पर पहुंचता है तब तो ठीक है, अगर केवल विमर्श ही बना रहेगा तब तो कोई फायदा नहीं है। तो अब इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की रणनीति तो ठीक है, अपनी पार्टी के भीतर जो स्लीपर सेल है उससे लड़ने की क्या रणनीति बनाई है, ये कहीं ज़्यादा मायने महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।